निश्चित रूप से। आपकी पसंद को ध्यान में रखते हुए मैं एक मौलिक ओरिजिनल कहानी लिख रहा हूँ जो लोक कथाओं की शैली में है। यह कहानी कॉपीराइट मुक्त है क्योंकि ये एक नई रचना है। इस कहानी का शीर्षक है चतुराई का बीज और लालच की फसल। चतुराई का बीज और लालच की फसल। पहला भाग, संघर्ष की शुरुआत। सुंदरपुर नाम का एक शांत गांव था जहां माधव नाम का एक मेहनती किसान रहता था। माधव के पास अपनी जमीन नहीं थी, इसलिए वो गांव के सबसे धनी और स्वार्थी जमींदार भैरव सिंह के यहाँ काम करता था। भैरव सिंह अपनी चालाकी के लिए जाना जाता था। वो किसानों को ऐसी शर्तों में फंसाता था कि साल के अंत में किसान के हाथ सिर्फ मिट्टी ही लगती थी। माधव की एक बेटी थी, अवनी। अवनी न केवल पढ़ने में तेज थी, बल्कि उसे प्रकृति और फसलों का गहरा ज्ञान था। जब उसने देखा कि उसके पिता दिन रात पसीना बहाने के बाद भी खाली हाथ घर लौटते हैं, तो उसने तय किया कि वो इस अन्याय को खत्म करेगी। दूसरा भाग, पहली चुनौती, मिट्टी के नीचे का रहस्य। एक दिन अवनी खुद जमींदार के पास गई और खेती के लिए जमीन मांगी। जमींदार ने हंसते हुए एक शर्त रखी। ठीक है लड़की, तू इस खेत में मेहनत कर, पर याद रखना, फसल कटने पर जमीन के ऊपर जो भी उगेगा वो मेरा होगा और जमीन के नीचे जो होगा वो तेरा। जमींदार को लगा कि यह लड़की गेहूं या मक्का उगाएगी और वो सारा अनाज हड़प लेगा। लेकिन अवनी ने दिमाग लगाया और पूरे खेत में हल्दी और शकरकंद बो दिए। जब कटाई का समय आया तो जमींदार बड़े उत्साह से पहुंचा, लेकिन उसे क्या मिला? सिर्फ सूखी पत्तियां और घास फूस। अवनी ने जमीन खोदकर ढेर सारी हल्दी और शकरकंद निकाले और उन्हें बाजार में अच्छे दाम पर बेच दिया। जमींदार अपना सिर पकड़कर रह गया। तीसरा भाग, दूसरी चुनौती, आसमान और पाताल का खेल। अगली बार जमींदार ने और भी कड़ी शर्त रखी। उसने सोचा कि इस बार वो बाजी पलट देगा। उसने कहा, इस बार जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा होगा और जमीन के ऊपर का हिस्सा तुम्हारा। अब बताओ, मंजूर है? अवनी ने मुस्कुराकर सहमति दे दी। इस बार उसने खेत में बाजरा और मक्का लगाया। फसल तैयार हुई तो ऊपर लहलहाते हुए सुनहरे भुट्टे और बाजरे की बालियां थीं। जमींदार के हिस्से में आई तो सिर्फ बेजान जड़ें। अवनी ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से बड़ी कमाई की। चौथा भाग, अंतिम दांव, बीच का रास्ता। अब जमींदार गुस्से से लाल हो चुका था। उसने सोचा कि वो अवनी को ऐसा फंसाएगा कि वो निकल ही न पाए। उसने आखिरी शर्त रखी, इस बार फसल का ऊपर का हिस्सा भी मेरा होगा और नीचे का हिस्सा भी मेरा। तुम्हें सिर्फ बीच का हिस्सा मिलेगा। अब क्या करोगी? गांव वाले डर गए कि अब तो अवनी हार जाएगी, लेकिन अवनी शांत थी। उसने इस बार पूरे खेत में गन्ना बो दिया। जब फसल काटी गई तो गन्ने के सबसे ऊपर के पत्ते चरी जमींदार के हुए और सबसे नीचे की जड़ें भी जमींदार की। लेकिन बीच का वो लंबा, मीठा और रसदार गन्ना जो सबसे कीमती हिस्सा था, वो अवनी का हो गया। जमींदार के पास जानवरों के चारे के अलावा कुछ न बचा। पांचवा भाग, हृदय परिवर्तन और न्याय। गांव के लोग अवनी की जय जयकार करने लगे। जमींदार को पहली बार अपनी हार का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि लालच और बेईमानी कभी भी सच्ची बुद्धि और मेहनत का मुकाबला नहीं कर सकती। अवनी ने जमींदार से कहा, मालिक, अगर आप हक की रोटी बांटना सीख लें तो आपको कभी किसी को ठगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जमींदार का अहंकार टूट गया। उसने न केवल माधव को उसकी जमीन वापस दी, बल्कि गांव के अन्य किसानों के कर्ज भी माफ कर दिए। उस दिन के बाद सुंदरपुर में कोई भी किसान भूखा नहीं सोया। कहानी की मुख्य बातें। शिक्षा, बुद्धि शारीरिक बल और धन से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। चरित्र, अवनी बुद्धिमान और साहसी, माधव मेहनती, भैरव सिंह लालची से समझदार बनने वाला। उपयोग, आप इस कहानी को अपनी किसी भी वीडियो, ब्लॉग या प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल। छठा भाग, नई सुबह और नई साजिश। सुंदरपुर गांव में अब सब कुछ बदल चुका था। अवनी की चतुराई की चर्चा दूर दूर के गांवों तक पहुंच गई थी। भैरव सिंह सुधर तो गया था, लेकिन उसका छोटा भाई विक्रम सिंह, जो शहर से लौटा था, बहुत ही ईर्ष्यालु स्वभाव का था। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक मामूली किसान की बेटी ने उसके परिवार को झुकने पर मजबूर कर दिया। विक्रम सिंह ने अपने बड़े भाई से कहा, तारांकन भाई साहब, आपने तो अपनी हार मान ली, लेकिन मैं इस अपमान का बदला लूंगा। मैं अवनी को ऐसी चुनौती दूंगा जिसमें जमीन या फसल का कोई खेल ही नहीं होगा। सातवां भाग, अदृश्य फसल की चुनौती। विक्रम सिंह ने गांव के बीचों बीच घोषणा करवाई कि वो अवनी को एक आखिरी मौका देगा। यदि वो जीत गई तो वो गांव के हर घर को एक गाय उपहार में देगा, लेकिन यदि वो हार गई तो अवनी को गांव छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। उसने अवनी के सामने एक खाली मटका रखा और कहा, अवनी, तुम बहुत बुद्धिमान बनती हो। अब इस मटके में ऐसी फसल उगाकर दिखाओ जिसे न तो सूरज की रोशनी चाहिए,
न पानी, और जिसे कोई चोर चुरा न सके, लेकिन वो पूरे गांव का अंधेरा दूर कर सके। इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक रात का समय है। गांव वाले परेशान हो गए। ऐसी कौन सी फसल है जो बिना धूप पानी के उगती है और मटके के अंदर अंधेरा दूर करती है? माधव अपनी बेटी के लिए डरने लगा। 8वां भाग। रात का सन्नाटा और अवनी का दीपक। पूरी रात अवनी शांत रही। उसने मटके को देखा और मुस्कुराई। उसने मिट्टी उठाई, थोड़ा तेल और एक लंबी बाती तैयार की। अगली सुबह जब पंचायत बैठी और विक्रम सिंह बड़े अहंकार के साथ पहुंचा, तो अवनी ने वो मटका उसके सामने रख दिया। मटके के ऊपर एक ढक्कन था। विक्रम ने हंसते हुए कहा, दिखाओ, कहाँ है तुम्हारी अनोखी फसल? अवनी ने ढक्कन हटाया। मटके के भीतर एक मिट्टी का बड़ा दीपक जल रहा था, जिसकी रोशनी मटके के छेदों से निकलकर चारों तरफ फैल रही थी। अवनी ने शांति से कहा, हुजूर, ये ज्ञान और पुरुषार्थ की फसल है। इसे उगाने के लिए किसी खेत या सूरज की जरूरत नहीं पड़ती। ये मन के भीतर जलती है। इसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। और देखिए, ये पूरे मटके और आसपास के अंधेरे को दूर कर रही है। 9वां भाग। अंतिम विजय। विक्रम सिंह के पास कोई जवाब नहीं था। गांव वाले खुशी से झूम उठे। विक्रम को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी और अपनी शर्त के अनुसार उसने गांव के हर परिवार को एक एक गाय दान में दी। भैरव सिंह ने अपने भाई को समझाया, विक्रम, ताकत तलवार में नहीं, इंसान की सोच में होती है। हैश हैश हैश। 10वां भाग। खुशहाल सुंदरपुर। अवनी ने केवल अपने परिवार का भाग्य नहीं बदला, बल्कि पूरे गांव को आत्मनिर्भर बना दिया। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां वो बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक बुद्धि और खेती के नए तरीके सिखाने लगी। माधव को अब किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। सुंदरपुर गांव अब बुद्धिपुर के नाम से मशहूर हो गया, जहां हर किसान अपनी मेहनत का फल पूरे मान सम्मान के साथ पाता था। कहानी की सीख। सच्ची बुद्धिमानी वो है जो केवल अपना ही नहीं, बल्कि पूरे समाज का भला करे। ज्ञान का दीप। 11वां भाग। शहर का बुलावा और नई राह। सुंदरपुर अब एक आदर्श गांव बन चुका था, लेकिन अवनी की ख्याति केवल गांव तक सीमित नहीं रही। उसकी सूझबूझ की खबरें शहर के राजा रतन सिंह तक पहुंची। राजा अपने राज्य की गिरती हुई कृषि व्यवस्था और बढ़ते लगान के संकट से परेशान थे। उन्होंने एक दूत भेजा और अवनी को ससम्मान दरबार में आमंत्रित किया। माधव थोड़ा चिंतित था। उसने कहा, बेटी, दरबार के नियम कड़े होते हैं, वहां जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। अवनी ने पिता का हाथ थामकर कहा, पिताजी, सत्य और बुद्धि का मार्ग हर जगह एक ही होता है। घबराइए नहीं। 12वां भाग। राजा की अनोखी परीक्षा। जब अवनी दरबार में पहुंची, तो वहां के अनुभवी मंत्री उसे एक साधारण गांव की लड़की समझकर मन ही मन हंस रहे थे। राजा रतन सिंह ने अवनी का स्वागत किया और कहा, अवनी, हमने तुम्हारी बुद्धिमानी के बहुत किस्से सुने हैं। हमारे राज्य की तिजोरी खाली हो रही है क्योंकि फसलें बर्बाद हो रही हैं। हम तुम्हें एक परीक्षा देना चाहते हैं। राजा ने दरबार के बीचों बीच 2 बड़ी टोकरियां रखवाईं। एक में सोने के सिक्के थे और दूसरी में सूखे हुए बीज। राजा ने कहा, तुम्हें इन दोनों में से एक को चुनना है। अगर तुमने सोना चुना, तो तुम और तुम्हारा परिवार जीवन भर ऐश करोगे। लेकिन अगर तुमने बीज चुने, तो तुम्हें 1 साल के भीतर इस सूखे राज्य को हरा भरा करना होगा। यदि तुम असफल रही, तो तुम्हें दंड भुगतना होगा। दरबारी सोच रहे थे कि अवनी निश्चित रूप से सोना चुनेगी, लेकिन अवनी ने बिना हिचकिचाए सूखे बीजों की टोकरी उठा ली। उसने कहा, महाराज, सोना केवल तिजोरी भर सकता है, लेकिन ये बीज पूरे राज्य का पेट भर सकते हैं। 13वां भाग। सूखे में हरियाली का चमत्कार। अवनी ने राज्य के सबसे सूखे इलाके को चुना। वहां के किसान हताश थे, क्योंकि बारिश बहुत कम होती थी। अवनी ने केवल बीजों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उसने अपनी समझदारी से नहर और संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग की एक नई तकनीक अपनाई। उसने गांव वालों को साथ लेकर छोटी छोटी ढलानों पर पत्थर बांधकर बारिश के पानी को रोकना सिखाया। उसने केवल गेहूं या मक्का नहीं, बल्कि मिश्रित खेती करवाई, ऐसी फसलें जो कम पानी में भी उग सकें, जैसे बाजरा, दालें और औषधीय पौधे। 14वां भाग। षड्यंत्र का अंत। राजा का एक खास मंत्री, जो भ्रष्ट था, नहीं चाहता था कि अवनी सफल हो, क्योंकि किसानों की खुशहाली से उसका रिश्वत का धंधा बंद हो जाता। उसने रात के अंधेरे में अवनी के खेतों में जंगली जानवरों को छोड़ने और पानी की नहर तुड़वाने की कोशिश की, लेकिन अवनी हमेशा सतर्क रहती थी। उसने गांव के युवाओं की एक रक्षक टोली बनाई थी। मंत्री के आदमियों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। जब उन्हें राजा के सामने पेश किया गया, तो मंत्री का काला चिट्ठा खुल गया। राजा ने उस मंत्री को जेल में डाल दिया और अवनी को राज्य की मुख्य कृषि सलाहकार नियुक्त किया। 15वां भाग। एक महान विरासत, उपसंहार। 1 साल बीत गया।
जिस जमीन पर धूल उड़ती थी, वहां अब सुनहरी फसलें लहलहा रही थीं। राजा रतन सिंह ने अवनी को बहुत सारा इनाम देना चाहा, लेकिन अवनी ने उसे स्वीकार करने के बजाय एक निवेदन किया। महाराज, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो हर गांव में एक ज्ञान केंद्र खुलवाएं, जहां किसानों को नई तकनीक और बच्चों को सही शिक्षा मिले। एक शिक्षित किसान ही एक समृद्ध राज्य की नींव होता है। राजा ने उसकी बात मान ली। अवनी सुंदरपुर वापस लौट आई, लेकिन अब वो केवल एक किसान की बेटी नहीं, बल्कि पूरे राज्य की मार्गदर्शक थी। उसने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि का सही उपयोग केवल खुद को जिताने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन से अंधकार मिटाने के लिए किया जाना चाहिए। सुंदरपुर से शुरू हुई वो छोटी सी चिंगारी अब पूरे राज्य में समृद्धि का दीपक बन चुकी थी। माधव को अपनी बेटी पर गर्व था और गांव का हर बच्चा अब अवनी की तरह बनने का सपना देखता था। कहानी का संदेश: साहस, धैर्य और निस्वार्थ बुद्धि से कोई भी बंजर जमीन उपजाऊ बनाई जा सकती है और किसी भी अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बदला जा सकता है। 16वां भाग: समय का चक्र और नया संकट। वर्षों बीत गए। अवनी अब केवल एक सलाहकार नहीं, बल्कि पूरे राज्य की प्रेरणा बन चुकी थी। राजा रतन सिंह के स्वर्गवास के बाद उनका पुत्र राजकुमार आदित्य सिंहासन पर बैठा। आदित्य युवा था और उसमें जोश तो बहुत था, लेकिन धैर्य की कमी थी। उसे लगा कि अवनी के पुराने तरीके बहुत धीमे हैं। तभी राज्य पर एक भयंकर टिड्डी दल, लोकस्ट अटैक का हमला हुआ। लाखों की संख्या में टिड्डियों ने पड़ोसी राज्यों की फसलें तबाह कर दी थीं और अब वे राजा आदित्य के राज्य की ओर बढ़ रही थीं। किसानों में हाहाकार मच गया। 17वां भाग: आधुनिकता बनाम अनुभव। राजकुमार आदित्य ने अपने सेनापति को आदेश दिया, भारी धुआं करो और रसायनों का छिड़काव करो। हमें इन कीड़ों को खत्म करना होगा। लेकिन धुआं हवा के साथ वापस गांव की ओर आने लगा, जिससे लोग और पशु बीमार होने लगे। टिड्डियों पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। संकट गहराता देख अवनी महल पहुंची। उसने शांत स्वर में कहा, महाराज, प्रकृति से लड़ने के लिए प्रकृति के ही नियमों का उपयोग करना होगा। रसायनों से हम अपनी ही मिट्टी और सांसों को जहर दे रहे हैं। आदित्य ने झुंझलाकर पूछा, तो तुम्हारे पास क्या समाधान है अवनी? ये टिड्डियां चंद घंटों में सब कुछ निगल जाएंगी। 18वां भाग: अवनी की आवाज वाली योजना। अवनी ने तुरंत पूरे राज्य में संदेश भिजवाया कि हर किसान, बच्चा और बुजुर्ग अपने घर के थाली, नगाड़े, ढोल और पीतल के बर्तन लेकर खेतों पर इकट्ठा हो जाए। उसने गांव के लुहारों से कहा कि वे बड़े बड़े लोहे के चदरे तैयार करें। जैसे ही टिड्डियों का काला बादल आसमान में दिखाई दिया, अवनी के इशारे पर पूरे राज्य में एक साथ भीषण शोर मचाया गया। ढोल, नगाड़ों और थालियों की गूंज इतनी तीव्र थी कि टिड्डियों का दल दिशा भ्रमित हो गया। शोर के कारण वे जमीन पर नहीं बैठ पाईं और बिना फसल को नुकसान पहुंचाए राज्य की सीमा से बाहर उड़ गईं। 19वां भाग: मिट्टी की पुकार। इस जीत के बाद राजकुमार आदित्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अवनी से माफी मांगी। अवनी ने उसे खेतों में ले जाकर मिट्टी दिखाई और कहा, महाराज, शासन केवल आदेश देने से नहीं, मिट्टी की धड़कन समझने से चलता है। विकास वो नहीं जो विरासत को नष्ट कर दे, बल्कि वो है जो उसे और मजबूत बनाए। अवनी ने अब एक नया अभियान शुरू किया, बीज बैंक। उसने हर गांव में एक सुरक्षित स्थान बनवाया, जहां प्राचीन और शुद्ध बीजों को संरक्षित किया गया, ताकि भविष्य में कभी अकाल न पड़े। 20वां भाग: अवनी की अमर विरासत, कहानी का समापन। जब अवनी वृद्ध हुई, तो उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां गांव के उन युवाओं को सौंप दी जिन्हें उसने खुद शिक्षित किया था। एक शाम अपने घर के बरामदे में माधव, जो अब एक सुखी और गौरवान्वित वृद्ध थे, के पास बैठकर उसने ढलते सूरज को देखा। उसने अपनी डायरी में आखिरी शब्द लिखे, बुद्धि वो बीज है जिसे यदि निस्वार्थ भाव से बोया जाए तो वो पीढ़ियों तक छाया देने वाला वट वृक्ष बन जाता है। मेरी यात्रा खेतों से शुरू हुई थी और आज पूरा राज्य ही मेरा खेत है। अवनी की मृत्यु के बाद उसकी याद में कोई सोने की मूर्ति नहीं बनाई गई। इसके बजाय राज्य के हर खेत की मेड़ पर एक नीम का पेड़ लगाया गया, जिसे गांव वाले अवनी वृक्ष कहते थे। आज भी जब उस राज्य के किसान किसी संकट में फंसते हैं, तो वे अवनी की कहानियां याद करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान उनकी अपनी बुद्धि और मिट्टी की महक में मिल जाता है। सुंदरपुर का वो छोटा सा गांव आज भी विश्व के लिए एक मिसाल है, जहां हल्की नोक और कलम की ताकत ने मिलकर इतिहास बदल दिया। समाप्त।